हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउज एकेडमी। आई एम आस्था चौधरी और जैसा कि हम डेली डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज़ का जो आपके एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम से जुड़े हुए हैं, तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यूनिट 5 इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एमपीपीएससी ने लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे भी हैं और इस बार पूछने के चांसेस हैं। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है who gave the idea of constituent assembly firstly for the formation of constitution for India। कहता है कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का सबसे पहले जो है विचार किसने दिया था। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है। तो इसका जो सही हम अगर ऑप्शंस देख लें इसमें तो है स्वराज पार्टी इन 1934। ठीक है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942 या फिर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि पहली बार किसने संविधान सभा का विचार रखा था, तो किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। स्वराज पार्टी ने कौन से ईयर में रखा था? सिर्फ अगर इतना पूछ ले तो 1934 में रखा था स्वराज पार्टी ने। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। चलिए ओके, तो आंसर क्या है? स्वराज पार्टी डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर्मल डिमांड की बात हम कर रहे हैं तो 1934 में रखा था। इसका एक सेशन हुआ था रांची में। ठीक है, कब हुआ था? रांची में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बात रखी थी कि भारत का जो है एक संविधान होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम स्वराज पार्टी के बारे में बात कर लें तो ये वही पार्टी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गई थी। ठीक है, 1923 में एक पार्टी बनी थी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस खिलाफत पार्टी। ठीक है, दोनों की जो है आइडियोलॉजी अलग हो गई थी। हमें ये पता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? चित्तरंजन दास, सीआर दास जिनको कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों जो हैं इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसमें देखिए हम तो स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1923 में हुई है, 1 जनवरी 1923। आप बस ये ईयर याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। उसके बाद इसकी समाप्ति कब हुई? तो 1935 तक इसने कार्य किया और फिर समाप्ति हो गई। क्लियर है इतना? ठीक है, अलग किससे हुई है? आईएनसी से अलग हुई है, इसकी अभी हमने बात करी है। और किसका, इसका और एक नाम क्या था? खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके, इनका जो है आइडियोलॉजी का मेन पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि एंटर काउंसिल्स एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो जो आईएनसी ने कहा था कि हम एंटर नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम है ना एकदम ऑपोजिट चलेंगे और हम वैसे जो है ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। ठीक है, किस में एंटर करके? काउंसिल्स में एंटर करके। ये हमको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात कर दें कि पहली बार किसने जो है इसको पहली बार आइडिया पुट फॉरवर्ड किसने किया था, तो इसके बारे में जो है हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू में भी इसको देखेंगे। चलिए ठीक है, हाँ, तो अगर मान लीजिए ये आपसे पूछ ले कि पहली बार किसने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो आपको याद रखना है 1934 में किया था। 1934 में किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने किया था। वैसे तो महात्मा गांधी जी का भी बहुत बार उल्लेख मिलता है कि 1922 में सबसे पहली बार अगर इनफॉर्मली भी कहें तो किसने बात रखी थी? महात्मा गांधी ने 1922 में रखी थी। किस चीज़ की? कि संविधान सभा होनी चाहिए हमारे भारत के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू देखते हैं। कहता है कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय। भारत के संविधान को निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका क्रिप्स मिशन। ठीक, अब याद रखिएगा हमेशा जब भी इसकी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रटी हुई है, उसका नाम क्या है? उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। ठीक है,
लेकिन अगर इसमें आपको कैबिनेट मिशन तो दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई? प्रपोजल की बात हुई है। यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रपोजल जो है उसकी बात हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। ओके, ऑप्शन सी सही था। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसने दिया था? ये जो है ब्रिटिशर्स ने भेजा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक। तो क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। लेकिन जो है हमारे यहाँ पर, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो INC हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, या जितनी भी जो पार्टीज़ थी अलग इंडिपेंडेंट, उनने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था, उस टाइम क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर चला था। इन बिटवीन हमने जब मांग करी, उन्होंने कहा कि हम तो तभी ही आपको जो है आपको सहमति दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी और जो बाकी लीडर्स ने उसको पहले तो इसको रिजेक्ट किया, और गांधी जी ने इसको संज्ञा दी थी दिवालिया बैंक की, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक की इसको संज्ञा दी थी। ये भी हमको याद रखना है, इस ऑफर को, किसको? जो क्रिप्स मिशन है या क्रिप्स प्रपोजल है उसकी संज्ञा दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको 3 चीज़ें दिख रही है, इसको भी अच्छे से याद रखना है कि जैसे पहली बार जो एक्सेप्ट की गई मांग किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लिए। तो किस में की गई? वो की गई थी 1940 में, अगस्त ऑफर के रूप में। किसने भेजा था? ब्रिटिशर्स ने भेजा था। लेकिन इसको भी हमने क्या किया था? इसको भी हमने खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? इसलिए खारिज किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस ऑफर में कहा था कि उस जो कमेटी है, जो आपकी संविधान सभा जो होगी, ये जो संविधान की बात करेगी, संविधान बनाएगी, फ्रेमिंग करेगी, वो क्या होगा? उसमें ब्रिटिशर्स भी होंगे, और ये कहा था मुख्यतः भारतीय होंगे। अब मुख्यतः भारतीय होने का मतलब है कि बाहर के लोग भी होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स भी होंगे। अब जब बात हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो है ब्रिटिशर्स उसमें जो है किसी भी टाइप से एंटर करें, ठीक है। ओके, तो इसको हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद आया 1942 में क्रिप्स प्रपोजल। ये हमने देखा क्रिप्स प्रपोजल को भी जो है इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? इस बेसिक पर रिजेक्ट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, फिर रिजेक्ट किया। उसके बाद फाइनली 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और इसको जो है इनिशियल थोड़े रेजिस्टेंस के बाद मान लिया गया कि क्रिप्स मिशन के द्वारा फिर जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात हो रही है जो 1946 में आया था। ऑप्शंस हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है विलियम वुड। ओके, ये वही वाली कमेटी है या मिशन है जिसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनी है, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स हैं उनकी तो हमें याद रखना ही है, 1946 में आया था। मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है हमने देखा 1946 में आया था, ठीक। उसके बाद जो है मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगर हम मुख्य प्रस्तावना की बात करें, क्या प्रस्तावना इन्होंने रखी थी, क्या प्रपोजल रखा था, तो इन्होंने सबसे पहली बात तो रिजेक्ट कर दी थी किसकी डिमांड? फुल पाकिस्तान बनने की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। तो क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग है उसने इनिशियली इसको मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है कहा था वीक सेंटर, कमजोर केंद्र, सेंटर टू हैंडल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं सेंटर को दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था प्रोविंशियल ग्रुपिंग होगी, मतलब प्रांतीय समूह होगा जो ABC ग्रुप में बटेगा, ठीक है, ये हमको याद रखना है। और किसकी बात करी थी? फॉर्मेशन प्रपोज टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान सभा है, उसको जो है संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए एक संविधान सभा होगी, इसका प्रपोजल भी दिया था। तो अल्टीमेटली जो है इंडियंस इस चीज़ को मान गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलिए क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन 2 इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, यह प्रत्यक्ष चुनाव से बनी थी। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, यह बहुदलीय निकाय नहीं थी। उसके बाद है इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, यह कई समितियों के द्वारा माध्यम से जो है बनी है या कार्य किया है।
ठीक है, एक एक करके ऑप्शन समझते हैं। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होती है एडल्ट फ्रेंचाइज? पहले तो मतलब कि वोट देने का अधिकार। जैसे अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे जो भी 18 साल या उससे ज़्यादा का है उसको क्या अधिकार है? वोट देने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। क्लियर है इतना? लेकिन उस टाइम पर क्या था, उसी को कहते हैं हम एडल्ट फ्रेंचाइज। उस टाइम पर क्या था? लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, मतलब कि सभी को अधिकार नहीं था। तो ये वाला जो है ये वाला यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन होगा सही होगा। उसके बाद इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हुए थे, पार्टली डायरेक्ट थे, पार्टली इनडायरेक्ट थे, है ना, कुछ नॉमिनेटेड भी मेंबर्स आए थे उसमें। तो ये वाला जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है इट वॉज नॉट अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, ये कह रहा है यह बहुदलीय निकाय नहीं थी। क्या नहीं थी? बिल्कुल थी। उसमें मेन पार्टीज थी, आईएनसी थी, मुस्लिम लीग थी और अदर पार्टीज भी हुआ करती थी जिसको 15 सीट मिली थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ओके, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़। हमको पता है कि बहुत सारी कमिटीज़ ने मिलकर पूरा बनाया था, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, यूनियन पावर्स कमेटी हो गई, स्टीयरिंग कमेटी हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? एक तो ऑप्शन ए सही हो गया और ऑप्शन डी सही हो गया। तो ये जो आपका ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिटेल सोल्यूशन देखें तो मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज, इसकी हमने बात कर ली। ठीक है, इसलिए जो है और बी ये वाला सही हो जाएगा। बी गलत क्यों होगा? इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट करे गए थे। ठीक है, उसके बाद है मल्टी मेंबर बॉडी थी, आईएनसी थी, मुस्लिम लीग थी और अदर्स भी थे। और फिर डी जो है सेवरल कमिटीज़। लगभग कितनी कमिटीज़ थी? 22 कमिटीज़ थी, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी। कितनी थी? 8 जो है मेजर कमिटीज़ थी। ये हमको अच्छे से याद रखना है। चलिए ओके, हाउ मैनी सीट्स वर वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन ऑफ 1946 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की बात हो रही है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसमें कितने जो मेंबर्स हैं ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद कितनी जो सीट है ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम जो है ऑप्शंस पे जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शंस क्या है? 73, 208, 296 या फिर 93। ठीक, कह रहा है कि 1946 की संविधान सभा के चुनाव में जो है आईएनसी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको कितनी सीट जो है उसमें जीत मिली थी। ठीक, सही जवाब है इसका 208। 208 सीट जो है किसने जीता था? आईएनसी ने जीती थी। चलिए इसके बारे में डिटेल सोल्यूशन अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या है? 208 है। ठीक, टोटल सीट जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स थी कितनी थी? 296। 296 जो है सीट्स पर चुनाव हुए थे। अब उसमें से जो है आईएनसी ने कितनी सीट्स जीती? 208। मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती थी? 73। ये दोनों आपको आंकड़े बहुत अच्छे से याद रखने पूछे जा सकते हैं। और अदर जो बाकी छोटी जो इंडिपेंडेंट पार्टियां थी, इंडिपेंडेंट जो है लोग खड़े हुए थे, उसमें जो कितने थे? 15 लोग थे। ये हमको याद रखना है। ठीक है, आईएनसी हैड अ क्लियर मेजोरिटी। कितनी क्लियर मेजोरिटी? लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट 69% जो है सीट किसको मिली थी? आपके जो है आईएनसी को मिली थी। ये हमको याद रखना है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि टोटल जो है कितने मेंबर्स आए थे, कितने सीट्स थी, तो याद रखना सीट जो थी 389 सीट्स थी। अब आप ये कहें कि 389 में से बाकी लोग कहाँ गए? तो ये 389 में से 93 जो थे आपके 93 ये आते थे आपके देसी रियासतों से, मतलब प्रिंसली स्टेट से। अब ये जो था ये नॉमिनेट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो है तब तक अपना भविष्य निर्धारित नहीं किया था, इसीलिए जो है ये इलेक्शन से तो दूर ही रहे थे। संविधान सभा के जो इलेक्शन थे उनसे दूर रहे थे। बाद में हालांकि वो सीट्स फुलफिल हो जाती है, लेकिन इस टाइम तक जो है अगर आपसे इलेक्शन पूछे तो कितने में हुए थे? 296 जो है सीट पर ही इलेक्शन हुए थे। 93 देसी रियासतें जो हैं वो दूर रही थी। ठीक है, कब हुए थे इलेक्शन अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा जुलाई अगस्त 1946 इस टाइम पर जो है इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। चलिए ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड। पहली मीटिंग कब हुई थी? इलेक्शन हो चुके हैं, अब मीटिंग की बात हो रही है। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947 या 9 दिसंबर 1948। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है 9 दिसंबर 1946।
ठीक है। जुलाई अगस्त में जो है इसके क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और इस डेट को 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इसकी जो है पहली मीटिंग हुई थी। चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन अगर हम देखें तो है इस डेट को जो है वो उसमें फर्स्ट मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी। अब ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, उस टाइम पे इलेक्शन या नॉमिनेट नहीं किया गया था, अपॉइंट नहीं किया गया था किसी भी अध्यक्ष को, तो तब तक के लिए जो पहली वाली मीटिंग है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। क्यों करी थी, क्योंकि उस टाइम जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे ओल्डेस्ट मेंबर जो पूर्वज जो थे सबसे ज़्यादा जो जिनकी एज थी वो कौन थे, आपके एल्डेस्ट मेंबर जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा स्थान क्या था, संविधान हॉल या फिर हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। अब क्या कहा जाता है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है परमानेंट, अगर हम बात करें परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनका इलेक्शन हो जाता है इस पर 11 तारीख को। ये 9 तारीख को ही 11 दिसंबर को फिर उनका इलेक्शन हो जाता है, अपॉइंट हो जाते हैं किस चीज़ पर, वो आपके इसके अध्यक्ष के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी की बात हो रही है, याद रखिएगा। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट HVR अयंगर, BN राव, SN मुखर्जी या फिर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए क्या है इसका सही जवाब, सचिव कौन थे, सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। HVR अयंगर जी जो हैं ये सेक्रेटरी थे किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चलिए इसमें देखते हैं, ओके सेक्रेटरी तो ये थे। BN राव कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो मेन जो चीज़ें उन्होंने फ्रेम करी है इनके ऊपर जो इन्हें भी जो है श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब SN मुखर्जी जो हैं वो कहे जाते हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन, प्रमुख जो है या मुख्य प्रारूपकार कहे जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस चीज़ में गलती कर देते हैं, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन है उसमें डालते हैं, उन्हें बस एक ही नाम याद आता है, वो है BR अम्बेडकर जी का। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि चीफ ड्राफ्ट्समैन का याद आ जाए, मतलब ये नाम आ जाए या मुख्य प्रारूपकार आ जाए तो कौन होंगे, SN मुखर्जी ही होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि जो पूरा प्रारूप है, पूरा ड्राफ्ट जो है उसमें लीगल चीज़ें जो एक्सपर्टीज़ है वो भले ही BR अम्बेडकर जी ने की है, लेकिन इसका जो मेन फ्रेम है, जैसे कि लीगल लैंग्वेज सही है या नहीं, है ना, जैसे कि पूरा फ्रेमिंग जो है उसकी लैंग्वेजेस की वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, ये किसने देखा था, ये देखा था आपके SN मुखर्जी ने। तो ये हमको याद रखना है। लास्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये हमने बात करी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे, इनका जो है एरिया पूछ रहा है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर मिडिल इंडिया, मध्य भारत या फिर पंजाब। ठीक है, ओके सही जवाब क्या है, सही जवाब है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ से जो है वो क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। चलिए इसको अगर हम डिटेल में देखें तो है, इन द प्रिलिमिनरी इलेक्शन हेल्ड इन 1946 BR अम्बेडकर जी जो हैं वो कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था सबसे पहली बार, तो वो लड़ा था उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल से, अनडिवाइडेड बंगाल, जो किसका पार्ट था, जो उस टाइम पर पार्ट था आपके पाकिस्तान का। ठीक है, जिसको हम कहते थे पूर्वी जो है, पूर्वी बंगाल या पूर्वी जो पाकिस्तान है उसका पार्ट था। ठीक है, वहाँ से बने थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ तो वो वाला पार्ट किसके साथ चला गया, पाकिस्तान के साथ चला गया, तो जो है अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो सीट खाली हो गई BR अम्बेडकर जी की। लेकिन क्योंकि उनका होना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सारे सदस्य जो है समझ चुके थे, तो उनके लिए जो है बॉम्बे से सीट खाली करवाई जाती है। किसकी सीट खाली करवाई जाती है, MR जयकर जी की। ठीक है, MR जयकर जी की सीट खाली करवाई जाती है और उसके बाद वो इलेक्ट होते हैं किससे, बॉम्बे से। तो याद रखिएगा अगर ऐसा आ जाए कि इनिशियली कहाँ से इलेक्ट हुए थे और वहाँ पे हो पूर्वी पाकिस्तान या बंगाल का पूर्वी वाला जो इलाका है वो हो, तो ऑप्शन में आप वही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अल्टीमेटली जो आंसर है उसका आपके इस क्वेश्चन का वो है बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, किसने कहा था, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते ही हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, यह किसने कहा था। ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है ऑस्टिन।
ये जो ऑस्टिन जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और ये क्या है, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय हिस्टोरियन ग्रेनविल ऑस्टिन। कहाँ से हैं ये हिस्टोरियन? अमेरिका के जाने माने हिस्टोरियन थे, ठीक है। उन्होंने किसके बारे में कहा था? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन हैं 3, उसमें से पहला कथन है JB कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, ठीक है। ओके, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वॉज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट ऑप्शन है द मेंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सही जवाब क्या है? देखिए JB कृपलानी जो थे वो बिल्कुल चेयरमैन थे किसके? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड वाला क्या कहता है? द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वॉज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला जो है वो गलत है। कहता है कि द मेंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने नामांकित किया था, वो जो है वो इलेक्ट करे गए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1 और 2। इसको डिटेल में देखें तो 1 और 2 जो है वो सही आंसर है। इसके बाद स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कृपलानी जी जो है वो सब कमेटी, किसकी सब कमेटी? फंडामेंटल राइट की जो थी उसकी सब कमेटी जो थी उसके क्या थे? चेयरमैन थे, ठीक है। सेकंड जो है एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन तो थे ही, कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद स्टेटमेंट C जो है वो है इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि हु ऑथर्ड द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन? किसने बुक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत चलती भी है ये बुक, ठीक है। ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, DD बसु, BR अम्बेडकर या फिर MP जैन। सही जवाब है अगेन ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन वही है जिन्होंने जो है कांग्रेस जो हमारे संविधान सभा को स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो ये बुक कब लिखी है? तो 1966 में ये जो है बुक लिखी गई थी, ये पब्लिश हुई थी। इसके अलावा कंसिडर्ड अ क्लासिकल वर्क ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या समझाता है? ये समझाता है संविधान सभा की मूल भावना और आधार को स्पष्ट करता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है।